कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास, बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शांति देवी है। शांति देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। इस कहानी की दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिसका नाम सीमा है। सीमा एकदम सरल, दयालु और सहनशील महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है रमेश, जो शांति देवी का पुत्र और सीमा का पति है। रमेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन सुबह सुबह जब सीमा रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सीमा, तुमने आज फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हर बार माफी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से न चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगे मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम। लेकिन देखना, मैं तुम्हारी ये चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सीमा चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमेश काम से घर लौटता है और सीमा को उदास देखता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों, पर माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। माँ तो ऐसी ही है। तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वो हमेशा मुझ पर शक करती हैं, हमेशा मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं क्यों उनको लगता है मैं हमेशा फिजूल खर्च करती हूँ। मैं जानता हूँ सीमा, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं बात करता हूँ माँ से। कब तक जी? मैं कब तक ये सब सहूंगी? आखिर मेरी गलती क्या है? रमेश सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सीमा रमेश की बात मान जाती है। उसी रात रमेश अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ रमेश बेटा, आ जाओ। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सीमा बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? रमेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा बहुत अच्छी है, वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तुम अब मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ वो घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे गलत समझ रही हैं। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शांति देवी जब देखती है कि रमेश अपनी बीवी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वो सीमा को किसी तरह फंसाकर रमेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सीमा पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सीमा को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती है, अगर इस घर से सीमा चली जाए तो रमेश पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सीमा को किसी तरह बदनाम करना है। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती है। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमेश को बुलाती है। ओ रमेश बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। रमेश, घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या घर की चीजें गायब हो गई हैं माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ चीजें नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रख कर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई हैं, पर जो चीजें चोरी हुई हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही रमेश थोड़ी नाराजगी भरे आवाज में कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपने पत्नी के बारे में सुन रमेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वो अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। रमेश सीमा से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना जी, क्या बात करनी है आपको? सीमा, माँ कह रही हैं कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? माँ को इस बारे में शक है कि शायद वो चीजें तुमने ली हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमेश से इस तरह की बात सुन सीमा रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सीमा, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ रमेश? बस एक इल्जाम। रमेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देख सीमा आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सीमा, मेरी बातों का बुरा मत मानो। मत जाओ, घर छोड़कर रुक जाओ। नहीं रमेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीमा अपना सूटकेस बांधकर अपने मायके चली जाती है। सीमा के मायके जाने के बाद रमेश सीमा को बहुत फोन करता था, पर सीमा उसका कभी जवाब नहीं देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपने मायके में ही रहती है। सीमा के जाने के बाद रमेश और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है। सीमा निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई, अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। शांति देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखना था और इस चीज के लिए वो हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थी। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सीमा के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रमेश हिम्मत जुटाता है और अपनी माँ से सीमा को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया, आज तो माँ से कह दूंगा मैं सीमा को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब बस हो गया, मैं जा रहा हूँ सीमा को घर वापस लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? माँ, सीमा चोरनी नहीं है। आपने बिना मतलब मेरी सीमा पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? माँ, आपको जो सोचना है सोचो। मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। रमेश आखिरकार सीमा को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सीमा के मायके जाता है। सीमा, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। प्लीज घर वापस चलो। रमेश, मैंने आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद से ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। सीमा, मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे माफ कर दो। घर बिना तुम्हारे सूना हो गया है। सीमा थोड़ी देर सोचती है और रमेश को माफ कर देती है। ठीक है रमेश, मैं वापस चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना। बस अब तुम घर वापस चलो। रमेश सीमा के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमेश की आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का ये स्वभाव देख सीमा समझ जाती है अब भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सास के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देख बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वो अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी, तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत।
फिर कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शांति देवी सोचती है, चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सीमा को आवाज लगाती है, सीमा जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ माँ जी। शांति देवी के बुलाने पर सीमा फौरन उसके पास जाती है। शांति देवी सीमा को अपनी धौंस दिखाने के लिए कड़क आवाज में कहती है, अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुन सीमा भी कड़क आवाज में कहती है, माँ जी अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी। सीमा से इस तरह का जवाब सुन शांति देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब समय है कोई योजना बनाकर इसे यहाँ से भगाने की। फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे शांति देवी सोचती हैं, चलो अब बहुत दिन रह ली मेरी बहू, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ गया है। शांति देवी अपने गहनों का डिब्बा उठाकर उसे छुपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, परंतु सीमा इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सीमा ये देख फौरन रमेश को फोन कर घर जल्दी आने बोलती है। शाम को जब रमेश घर आता है तो सीमा रमेश से कहती है, आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप मैं जो बोलूँगी वो करोगे, ये वादा करो। हाँ वादा करता हूँ, बोलो क्या करना है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने गहनों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते देखा है। देखना कल माँ जी मुझ पर पक्का उनके चोरी होने का इल्जाम लगाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने गहनों की चोरी वाली बात आपको बोले तो मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलोगे। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, चल क्या रहा है, साफ साफ कहो। सीमा उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शांति देवी अपने नाटक का आरंभ करती है और जोर जोर से रोने लगती है, हाय राम, मैं तो लुट गई, किसी ने मेरा गहनों का डिब्बा चुरा लिया। शांति देवी फौरन अपने बेटे को आवाज देती है, रमेश, अरे ओ रमेश, कहाँ हो बेटा, जल्दी यहाँ आओ। रमेश फौरन अपनी माँ के कमरे में पहुँच जाता है। हाँ माँ बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखा बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना तेरे इस चौरनी बीवी को वापस लाने, देखा इसके आते ही मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शांति देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी रमेश को सुना रही होती है तभी वहां सीमा भी पहुंच जाती है। सीमा को देखते ही शांति देवी बड़े तीखे स्वर में कहती है, देखो देखो आ गई चोरनी। अपनी माँ से ये बातें सुन फौरन रमेश बोलता है, माँ अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ बेटा, फौरन अपने इस बीवी को पुलिस को पकड़वा दो। नहीं माँ, सीमा चोर नहीं है, चोर कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, सीमा चोर नहीं है तो कौन है? माँ मैंने घर में चोर कैमरे लगा दिए हैं ताकि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शांति देवी कैमरे की बात सुन डर जाती है। कैमरा? तुमने कब घर में कैमरा लगा दिया? माँ जी उसे कैमरा नहीं सीसीटीवी कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और सीसीटीवी में देख असली चोर को पकड़ लेगी। शांति देवी सीसीटीवी की बात सुन डर जाती है और डर के मारे सारी बातें रमेश को बता देती है। मुझे माफ कर दो रमेश बेटा, पुलिस को मत बुलाओ, मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए हैं, मुझे माफ कर दो, मैं बस सीमा बहू को फंसाना चाहती थी। अपनी माँ से सारी हकीकत सुन रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ आपकी लालच के चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना इस बार मैं अन्याय नहीं सहने वाली हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। शांति देवी के इतना गिड़गिड़ाने पर सीमा रमेश से कहती है, सुनो जी, माँ जी को माफ कर दो, आखिर माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। शांति अपनी बहू की हाँ में हाँ भरती है। बस फिर क्या था, शांति देवी भी सुधर जाती है और सीमा पर लगा इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सीमा और रमेश अपने कमरे में लौट जाते हैं और रमेश भी सीमा से माफी मांगने लगता है। सीमा मुझे भी माफ कर देना, माँ के कहने पर मैंने तुम पर शक किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस आप माँ जी की बातों के वजह से बहक गए थे। हाँ पर कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठा सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली, पर अब जब माँ ने अपनी गलती मान ली है तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों इस तरह से सीमा के एक आइडिया ने उसकी लालची सास को भी सबक सिखा दिया और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भी गलत साबित कर दिया।
दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।